हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज अपन पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर अपन करेंगे अपने जो टॉपिक चल रहा था ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसके अंदर मानव जनन के अंदर अपन ने पढ़ क्या लिया था? अपन ने नर जनन तंत्र जो है उसको पढ़ लिया था। दो तीन बातें और हैं उसके बारे में, वो बता दूंगा। उसके बाद में स्त्री जनन तंत्र जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम प्रदीप है। आज अपन पढ़ने वाले हैं मानव जनन का आगे का जो पोर्शन है जो बच गया वो पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में ये लेक्चर होगा, इसके बाद में एक और लेक्चर होगा, उसमें अपन मानव जनन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और मैंने आपको बताया था मंडे टू फ्राइडे अपनी क्लासेस रहेंगी। बाकी सैटरडे को क्या आ जाएगा, समरी लेक्चर आ जाएगा। जो अपन ने 5 दिन में पढ़ा होगा उसकी एक समरी लेक्चर आ जाएगा। ठीक है, वो सारा मैं एक वीडियो में करा दूंगा ताकि आपका सारा रिवाइज हो जाए और संडे को फिर टेस्ट हो जाएगा। तो चलो, जो कुछ बातें मैं बताना चाह रहा हूँ, एक्स्ट्रा बातें, ठीक है, 2-3 एक्स्ट्रा बातें वो बताना चाह रहा हूँ। बाकी एग्जाम के अंदर वो नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, वो बातें कर लेते हैं। कौन सी बातें हैं? ठीक है, एक तो एक शब्द है कैस्ट्रेशन, एक वर्ड आता है कैस्ट्रेशन। चलो वो निकाल लेते हैं। हाँ, एक वर्ड है कैस्ट्रेशन, ठीक है, और एक है ऑर्किडेक्टोमी। ठीक है, ऑर्काइडेक्टोमी। ठीक है, तो दोनों का मतलब क्या है वो बता देता हूँ। केमिकल क्रशिंग ऑफ टेस्टिस, ठीक है, टेस्टिस को केमिकली क्रश कर दिया जाए। ठीक है, टेस्टिस में केमिकल डालकर उनको क्रश कर दिया जाए, उनको खराब कर दिया जाए या फिर उनको हटा दिया जाए। टेस्टिस को अगर केमिकल से हटा दिया जाए तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कैस्ट्रेशन कहा जाता है। कैस्ट्रेशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये कैस्ट्रेशन क्यों करवाते हैं लोग? अपने टेस्टिस जो है वो हटवाते क्यों हैं? ये तो एक तो रीजन, एक जो ट्रेंड देखा गया वो कहाँ पर है, जो ओपेरा सिंगर्स होते हैं ना, ओपेरा, ठीक है, आप बढ़ के देखना यूट्यूब पर, जो ओपेरा सिंगर जो ओ ऐसे करते हैं ना, आपको तो मतलब उनका म्यूजिक फॉर्म है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, टेस्टिस को, अपने टेस्टिस को क्या है, हटवा लेते हैं। क्यों हटवा लेते हैं? इस टेस्टिस हटवा लेंगे तो उनकी जो आवाज है वो लड़कियों की तरह क्या हो जाएगी, तीखी हो जाएगी। तो उस सिंगिंग के लिए, ओपेरा एक सिंगिंग होती है, उस सिंगिंग के लिए वो क्या करते हैं, अपनी आवाज को तीखी करने के लिए क्या कर लेते हैं, कैस्ट्रेशन करवा लेते हैं। एक होता है ऑर्काइडेक्टोमी। ये ऑर्काइडेक्टोमी क्या होती है भाई? सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस। अगर टेस्टिस को सर्जिकली अपन रिमूव करवा रहे हैं तो वो क्या है, ऑर्काइडेक्टोमी होती है। और अगर अपन टेस्टिस को केमिकली क्रश कर रहे हैं, केमिकली अगर इनको क्रश कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं कैस्ट्रेशन बोलते हैं। बात क्लियर है? चलो फिर आगे बात करते हैं स्पर्म के बारे में। 2-3 बातें और बता दूं। ठीक है, स्पर्म के बारे में बाकी सारी बातें हो गई थी, ये 2-3 बातें। ठीक है, कि पर इजाकुलेशन कितना स्पर्म निकलते हैं। ठीक है, तो पर इजाकुलेशन 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स जो है, 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स। ठीक है, व्यूज जानते हो ना कितने मिलियंस होते हैं। ठीक है, तो 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स निकलते हैं एक इजाकुलेशन में, एक बार में कितने, 200 से 300 मिलियन स्पर्म निकलते हैं। अब फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है, अगर निषेचन करवाना है, फर्टिलाइजेशन करवाना है, स्पर्म तो इतने निकल गए, लेकिन इनमें से कितने सही होने चाहिए वो देख लो भाई, ये पूछा जा सकता है, एनसीईआरटी में है। ठीक है, तो 60% जो स्पर्म है ना, इनमें से 200 से 300 जो मिलियन स्पर्म निकले हैं, इनमें से 60% जो स्पर्म है उनकी फंक्शनल नॉर्मल शेप होना चाहिए। फंक्शनल मतलब उनकी जो फिजियोलॉजी है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। ठीक है, वो जो उनका फंक्शनली क्या है, उनका नॉर्मल शेप और साइज जो है उनकी सही होनी चाहिए, 60% स्पर्म की। ठीक है, और उनमें से 40% की क्या है, विग्रस मोटिलिटी होनी चाहिए। विग्रस मोटिलिटी मतलब वो तेज भागने वाले होने चाहिए, जल्दी जल्दी भागने वाले होने चाहिए, 40%। ठीक है, 60% की नॉर्मल शेप होनी चाहिए और 40% की विग्रस मोटिलिटी होनी चाहिए। यहां तक बातें क्लियर है? तो ये अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट हो गया। ये 2-3 बातें रह गई थी, वो भी मैंने आपको बता दी। अब अपन स्टार्ट करेंगे स्त्री जनन तंत्र की बात करेंगे। ठीक है, स्त्री जनन तंत्र की बात करेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे। जैसे अपन ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा है, सेम वैसे ही अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। एक एक बात करेंगे, डायग्राम से पूरा समझा दूंगा आपको, उसकी टेंशन मत लो आप। ठीक है, तो इसके अंदर पढ़ेंगे क्या क्या वो देखो। स्त्री जनन तंत्र के पार्ट्स कौन कौन से हैं वो देखो। सबसे पहला क्या है, अंडाशय। ठीक है, अंडाशय, ठीक है, ओवरी। ठीक है, दूसरा क्या है, अंडवाहिनी, फेलोपियन ट्यूब। तीसरा क्या है, गर्भाशय, यूट्रस। ठीक है, चौथा क्या है, गर्भाशय ग्रीवा, सर्विक्स। और पांचवा क्या है, योनि, वेजाइना। ठीक है, और फिर बढ़ेंगे बाह्य जननांग
एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक एक की बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे और आपको मैं डायग्राम से बिल्कुल दिखा दूंगा पूरा, ठीक है, आपको अच्छे से समझा दूंगा। तो ध्यान से सुनना, ठीक है। क्या क्या पढ़ने वाले हैं अपन आज? स्त्री जनन तंत्र पढ़ने वाले हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे। क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे अपन अंडाशय, ठीक है, ओवेरी की बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद में किसकी बात करेंगे? अंडवाहिनी, फेलोपियन ट्यूब की बात करेंगे। उसके बाद में किसकी? गर्भाशय की बात करेंगे, यूट्रस की बात करेंगे। उसके बाद में किसकी बात करेंगे? गर्भाशय ग्रीवा की बात करेंगे, सर्विक्स की। उसके बाद में योनि, वेजाइना, और उसके बाद में बाह्य जनांग, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। चलो, तो सबसे पहले तो डायग्राम, ये वाला डायग्राम देखो जो एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है। अपन अपना अलग डायग्राम बनाएंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, अच्छे से। पहले ये डायग्राम देखो जो कि एनसीईआरटी में दे रखा है, ध्यान से देखो इस डायग्राम को। आपको इसमें अंडाशय दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है जी, ये अंडाशय है, ठीक है। इसको डिंब ग्रंथि भी बोल रहे हैं, ठीक है, डिंब ग्रंथि भी बोल रहे हैं। तो आपके एनसीईआरटी में ये नाम मेंशन है, तो क्वेश्चन में आ जाए तो घबराना नहीं है, ठीक है। अंडाशय को डिंब ग्रंथि, ठीक है। यहां पर देखो ये झलरी लगी हुई है, ठीक है, ऐसे फिंगर जैसी संरचना दिख रही है आपको, उंगलियों जैसी संरचना दिख रही है ना। ये देखो, ये जो देखो यहां पर ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ठीक है, उंगलियों जैसी संरचना दिख रही है। इसको क्या बोला है? झलरी बोला है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? फिम्बरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिम्बरी। तो ये इसका काम क्या है भाई? अंडाशय से क्या निकलेगा? अंडाशय से क्या निकलेगा? ओवम निकलेगा, ठीक है। क्या निकलेगा? ओवम निकलेगा। तो ये जो झलरी है या क्या करेगी? रिसीव करेगी, उस ओवम को क्या करेगी? रिसीव करेगी। तो ये झलरी होगी। झलरी के बाद में यहां पर आपको क्या दिख रहा है? कीप दिख रहा है। कीप जैसा आकार है इसका। इसका आकार कैसा है? कीप जैसा आकार है, इसलिए क्या बोल दिया इसको? कीप बोल दिया, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या दिख रहा है? एम्पुला या फिर तुम्बिका। अब आपको बायोलॉजी के अंदर एम्पुला शब्द कहीं भी दिखाई दे तो मतलब क्या है? कहीं भी चौड़ा भाग होगा, कहीं भी चौड़ा भाग होगा किसी भी पाइप का, तो उसको क्या बोलेंगे? एम्पुला बोलेंगे। तो बायोलॉजी के अंदर आपको एम्पुला वर्ड दिख जाए मतलब क्या है? कि वो चौड़ा भाग है, ठीक बात है। उसके बाद में क्या है? एम्पुला तुम्बिका। उसके बाद में क्या आ जाएगा? संकीर्ण पथ या फिर स्थमस। तो ये किसके पार्ट हो गए? ये फेलोपियन ट्यूब के पार्ट हो गए। कौन? स्थमस, ठीक है, एम्पुला और कीप, ठीक है, ये किसके पार्ट हो गए? फेलोपियन ट्यूब के पार्ट हो गए। और इस डायग्राम के अंदर आपको क्या दिख रहा है? इस डायग्राम के अंदर ये आपको क्या दिख रहा है? गर्भाशय गुहा, ठीक है, ये आप सब जानते हो। ये तीन आपकी यहां क्या है? तीन क्या है? यहां पर तीन मसल्स हैं, तीन लेयर है, ठीक है। एक है अंतस्तर, ठीक है, पेशी स्तर, और प्री गर्भाशय, इनकी भी बात करेंगे, ठीक है, इनकी भी बात करेंगे, इनका भी रोल है, ठीक है। यहां पर आपको गर्भाशय ग्रीवा दिख रही है, ये क्या? सर्विक्स है, और ये ग्रीवा नाल है, और यहां पर ये योनि है। इस डायग्राम के अंदर आपको ये चीजें सारी दिख गई, ठीक है। अब अपन डिटेल में बात करेंगे, एक एक को पढ़ेंगे। तो चलो, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे किसको? अंडाशय को पढ़ेंगे, चलो, ठीक है। अंडाशय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी? ओवरी बोलते हैं। और मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर ही बताया था कि अंडाशय जो है वो क्या होता है? प्राथमिक लैंगिक अंग होता है। क्या होता है? प्राथमिक लैंगिक अंग होता है। पहले लेक्चर के अंदर मैंने बताया था आपको ये बात कि भाई प्राथमिक लैंगिक अंग जो है वो कितने होते हैं? दो होते हैं, एक टेस्टिस और एक क्या होता है? ओवरी, ठीक है, या फिर अंडाशय, ठीक है। मेल की बात करेंगे तो वर्षण टेस्टिस हो जाएगा, और फीमेल की बात करेंगे तो उसके अंदर अंडाशय या फिर ओवरी हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरी जो अंडाशय है वो कैसा है? प्राथमिक लैंगिक अंग होता है, सबसे पहली बात तो ये, ठीक है। अब ओवरी के बारे में और एनसीईआरटी के अंदर क्या क्या बातें लिख रखी हैं वो कर लेते हैं। तो ओवरी जो है वो हार्मोन निकालती है। ओवरी जो है वो हार्मोन निकालती है। अंडाशय जो है वो एक हार्मोन भी निकालता है, उसको क्या बोलेंगे? ओवरियन हार्मोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओवरियन। ओवरी से निकल रहा है तो उसको बोल दिया ओवरियन हार्मोन, ठीक है। तो अंडाणु, ठीक है, एक तो अंडाणु निकालेगा, ठीक है, अंडाशय से क्या क्या निकलेगा? एक तो अंडाणु निकलेगा, ठीक भैया, और क्या निकलेगा? अंडाशय हार्मोन बनाता है ये, ठीक है, अंडाशय हार्मोन भी निकालता है, ठीक है, ओवरियन हार्मोन भी निकालता है। अंडाणु और ओवरियन हार्मोन या फिर अंडाशय हार्मोन भी ये निकालता है। तो दो बातें मैंने आपको बता दी इसके बारे में। पहली बात, प्राथमिक लैंगिक अंग होता है। दूसरी बात, अंडाणु और या फिर अंडाशय हार्मोन ये बनाता है, ठीक है। अब इसकी लंबाई चौड़ाई की बात कर लेते हैं। तो लंबाई कितनी होती है भाई? अंडाशय की लंबाई कितनी होती है? 2 से 4 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, ठीक है। ये मान लो आपका अंडाशय है, ठीक है, आपका क्या? ये अंडाशय है, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है? ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? 2 से 4 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, ठीक बात है। अब अंडाशय जो है वो ऐसा तो है नहीं कि हवा में लटका हुआ है, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि हवा में लटका हुआ है। यहां पर इस डायग्राम के अंदर देखो, ठीक है, ये अंडाशय है, ऐसा तो है नहीं कि ये हवा में लटका हुआ है, ठीक है, शरीर के अंदर है लेकिन ऐसा नहीं है हवा में लटका हुआ है, ठीक है, कहीं ना कहीं से तो जुड़ा हुआ है। कहां कहां से जुड़ा हुआ हो सकता है, ठीक है, वो देखो,
ठीक है। श्रोणि की दीवार, ठीक है, पेल्विक वॉल से, श्रोणि की दीवार से ये अटैच्ड है, ठीक है। और कहां से जुड़ा हुआ है? श्रोणि की दीवार और गर्भाशय से लिगामेंट के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो श्रोणि की दीवार जो पेल्विक वॉल है, ठीक है, उससे, और जो गर्भाशय है उससे लिगामेंट की सहायता से ये जुड़ा हुआ होता है। दिखाऊं आपको, ठीक है। ये आपका यहां पर अंडाशय है, ठीक है, ठीक है। ये एक तो किससे जुड़ा हुआ होगा? एक तो जुड़ा हुआ होगा यहां पर ये श्रोणि की दीवार से, ठीक है। यहां पर मान लो पीछे श्रोणि की दीवार है, उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। और यहां पर ये गर्भाशय इससे जुड़ा हुआ है, किसकी मदद से? लिगामेंट की हेल्प से, लिगामेंट की हेल्प से जुड़ा हुआ है, तभी तो ये उसके वहां पर रहेगा, ठीक है, अटका रहेगा, वरना तो ये गिर जाएगा नीचे, ठीक है। तो इसको ऐसे रखने के लिए मान लो यहां पर क्या अंडाशय है, ठीक है, तो इधर तो ये श्रोणि की दीवार से जुड़ा हुआ है, ठीक है, लिगामेंट की मदद से। ये मान लो लिगामेंट है बेसमेंट, और ये क्या है? अंडाशय है, ठीक है। तो इधर तो ये श्रोणि की दीवार से जुड़ा हुआ है, और इधर किससे जुड़ा हुआ है? गर्भाशय से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये बात मैंने बता दी आपको कि श्रोणि की दीवार, पेल्विक वॉल और गर्भाशय से लिगामेंट से द्वारा ये जुड़े हुए होते हैं, जो अंडाशय है। तो अंडाशय के बारे में मैंने क्या क्या बताया आपको, वापस समाप्त कर देता हूं। अंडाशय को क्या बोलते हैं? ओवेरी बोलते हैं भाई। प्राथमिक लैंगिक अंग होता है, ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर ही बता दिया। अरे यार याद करवा के दूंगा आपको, ठीक है, अभी याद करवा के जाऊंगा, टेंशन मत लो, चैप्टर को पूरा दिमाग में सेट कर दूंगा ना। तो अंडाशय को प्राथमिक लैंगिक अंग है, ठीक है। अंडाशय क्या है? प्राथमिक लैंगिक अंग है। और क्या इसके बारे में क्या खास बात बता दी मैंने आपको कि भाई ये अंडाणु बनाता है, और क्या बनाता है? ये अंडाशय हार्मोन भी बनाता है। लंबाई की बात करें तो कितनी होती है? 2 से 4 सेंटीमीटर की लंबाई होती है। अब से हवा में लटका हुआ नहीं है, ये श्रोणि की दीवार से, ठीक है, श्रोणि की दीवार से और गर्भाशय से जुड़ा हुआ होता है, लिगामेंट की मदद से ये जुड़ा हुआ होता है। तो ये बातें आपके दिमाग में सेट हो गई, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। ये आपका जो अंडाशय है उसके बारे में कुछ एनसीईआरटी के अंदर लाइन दे रखी है, उसी को मैंने डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की है, ठीक है। देखो ये अंडाशय है, ठीक है। जो बाहर की जो परत है, जो स्काई ब्लू कलर के अंदर आपको परत दिख रही है, उसको क्या बोलेंगे? थिन एपिथेलियम। वो क्या? पतली उपकला है, ठीक है। जो ऊपर की मान लो अंडाशय है, इसके ऊपर की जो लेयर है, ठीक है, वो क्या है? थिन एपिथेलियम, पतली उपकला है। इसके ऊपर क्या है? पतली उपकला है। अब इसके अंदर का जो है, ये बाहर की लेयर हो गई जो स्काई ब्लू कलर के अंदर दिख रही है, ये तो पतली उपकला है, ठीक है। अब इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है ना, इसके अंदर को, ठीक है, ये जो बाहर है ये क्या? पतली उपकला है। अब इसके अंदर है, इसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे स्ट्रोमा। क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा बोलेंगे, ठीक बात है, यहां तक क्लियर है, ठीक है। ये मान लो आपका क्या है? अंडाशय है। इसकी बाहर की लेयर को पतली उपकला है, ठीक है। और इसके जो अंदर जो खाली जगह है उसको क्या बोला अपन ने? स्ट्रोमा बोल दिया, ठीक है, स्ट्रोमा बोल दिया। अब अंदर जो खाली जगह है उसमें 2 चीजें हैं। क्या चीजें हैं? ये जो बाहर आपको ग्रीन कलर में जो दिख रहा है, ये क्या है? परिधीय वलकुट। क्या है? परिधीय वलकुट है, ठीक है, जिसको बोलेंगे पेरिफेरल कोर्टेक्स बोलेंगे। वो क्या है? परिधीय वलकुट है। और जो अंदर जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको येलो कलर के अंदर, वो क्या है? इनर मेडुला, आंतरिक मध्यांश है, ठीक है। समझ में आई बात? जो वापस सुनो ध्यान से, अंडाशय है, ठीक है, उसकी बाहर की जो परत है उसको क्या बोला? पतली उपकला है, ठीक है। अंदर का जो खाली जगह है उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा बोलेंगे, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा बोलेंगे। अब ये स्ट्रोमा है, इसमें भी 2 भाग है। ये जो बाहर आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है, ये क्या है? पेरिफेरल कोर्टेक्स है, ठीक है। क्या है? पेरिफेरल कोर्टेक्स है, परिधीय वलकुट है, ठीक है। और जो ये येलो कलर के अंदर आपको दिख रहा है, ये क्या है? इनर मेडुला, आंतरिक मध्यांश है। क्या है? आंतरिक मध्यांश है। बात क्लियर है? दिमाग में बैठ गया? चलो आगे चलते हैं। ये अपन ने किसकी बात कर ली? अंडाशय की बात कर ली। अब बात कर लेते हैं गर्भाशय की, ठीक है। स्त्री जनन तंत्र के अंदर अपन ने अंडाशय को पढ़ लिया। अब फेलोपियन ट्यूब मैंने आपको दिखाई दी कैसी होती है, ठीक है, अंडवाहिनी मैंने आपको दिखा दी। अब मैं आपको बताऊंगा गर्भाशय के बारे में बात करेंगे, यूट्रस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसको और क्या बोलते हैं? हिस्ट्रा भी बोलते हैं, हाइस्ट्रा भी बोलते हैं, ठीक है, हिस्टेरा, ठीक है। चलो बात करेंगे यूट्रस की, ठीक है, यूट्रस की बातें कर लेते हैं। तो यूट्रस का सबसे पहले शेप देखो कैसा होता है। यूट्रस का शेप कैसा होता है वो देखो भाई, ठीक है। तो नाशपाती के आकार जैसा होता है इसका शेप। इसका शेप कैसा होता है? नाशपाती के आकार जैसा इसका शेप होता है, ठीक है, नाशपाती के आकार का इसका शेप होता है। इंग्लिश में इन्वर्टेड पीयर शेप, ठीक है, इन्वर्टेड पीयर शेप, जैसे नाशपाती होती है ना, उसके आकार का शेप होता है किसका? गर्भाशय का, ठीक है। अब इसके भी गर्भाशय भी क्या है? हवा में तो लटका हुआ है नहीं, ठीक है, गर्भाशय भी हवा में लटका हुआ तो है नहीं, वो भी कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ होगा। तो किससे जुड़ा हुआ होगा? ये लिगामेंट के द्वारा श्रोणि की जो दीवार है ना, उससे जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। जो पेल्विक वॉल है, ठीक है, मान लो ये गर्भाशय है, ये गर्भाशय, और यहां पर ये पेल्विक वॉल है, तो इससे लिगामेंट की मदद से जुड़ा हुआ होगा। किससे? श्रोणि की दीवार से जुड़ा हुआ होगा। लिगामेंट के द्वारा श्रोणि की दीवार से, पेल्विक वॉल से ये जुड़ा हुआ होता है, ठीक है।
अब गर्भाशय, मैंने आपको बताया था कि गर्भाशय भित्ति के अंदर क्या है, 3 परत है, ठीक है, उनकी बातें कर लेंगे। तो गर्भाशय की भित्ति जो यूट्राइन वॉल है, ठीक है, उत्तकों की 3 परत से ये बनी हुई होती है, ठीक है, टिश्यूज की 3 परत है, उनसे ये बनी हुई होती है। थोड़ा जूम करके दिखा दूं आपको अगर नहीं दिख रहा हो तो, ठीक है, नोट्स के अंदर। और नोट्स बना रहे हो तो यार है ना, वीडियो को पॉज करके और फिर लिख लिया करो, है ना, ऐसा नहीं कि सर जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हो, तो वीडियो को पॉज कर लिया करो, ठीक है, रोक लिया करो, उसके बाद में लिख लिया करो, ठीक है। बाकी ये नोट्स तो मैं डाल ही दूंगा, लेकिन खुद भी नोट्स बनाया करो, ताकि क्या है, आपको याद, एक बार तो लिखते हुए टाइम याद हो जाएगा, बाकी मैं इतनी बार आपको रिपीट करा देता हूँ कि आपको याद हो ही जाता है। बाकी खुद नोट्स बनाया करो, ठीक है, और जहाँ पर ये लगे कि मैं आगे जा रहा हूँ तो वहाँ पर पॉज कर लिया करो वीडियो को, ठीक है, रोक लिया करो। चलो, गर्भाशय की जो भित्ति है ना, यूट्राइन जो वॉल है, ठीक है, जो गर्भाशय की जो दीवार है, गर्भाशय जो है उसकी दीवार जो है वो उत्तकों की 3 परत से बनी हुई है। मैंने आपको डायग्राम के अंदर दिखाया, देखो ये जो आपका गर्भाशय है, ये गर्भाशय है, ठीक है, इसकी जो दीवार है ना, ये जो दीवार है ये 3 उत्तकों की परत से बना हुआ होता है, ठीक है। एक क्या है, परिगर्भाशय, पेशिस्तर, ठीक है, और क्या है, एंडोमेट्रियम, ठीक है, पेरीमीट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, 3 क्या है, लेयर है, 3 उत्तकों की लेयर है, उससे ये बना हुआ होता है, ठीक है। ये जो दीवार है 3 उत्तकों की परत से ये बनी हुई है। अब उनके बारे में अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। चलो, अब जो बाहर वाली जो लेयर है, जो बाहर वाली जो परत है, उसको क्या बोलेंगे, परिगर्भाशय बोलेंगे, पेरीमेट्रियम बोलेंगे। जो बाहर वाली जो परत है, जो दीवार मैंने आपको दिखा दी, उसकी जो बाहर की जो परत है उसको क्या बोलेंगे, परिगर्भाशय बोलेंगे, पेरीमेट्रियम बोलेंगे, ठीक बात है, ठीक है। मध्य वाली जो है, जो बीच में है, उसको क्या बोलेंगे, गर्भाशय पेशिस्तर या फिर मायोमेट्रियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मायोमेट्रियम बोलेंगे। और जो अंदर वाली है, जो आंतरिक है, उसको क्या बोलेंगे, एंडोमेट्रियम बोलेंगे। तो आपको समझ में आ गया, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, नाम से पता लग रहा है, पेरी मतलब बाहर वाली, ठीक है, पेरीमेट्रियम, ठीक है, मायोमेट्रियम मतलब बीच वाली, मिडल वाली, ठीक है, और एंडोमेट्रियम जो अंदर वाली, ठीक है। तो 3 परत है किसकी, यूट्राइन वॉल की, ठीक है। यूट्राइन वॉल मतलब जो आपकी गर्भाशय की जो दीवार है उसकी, ठीक है। अब इनके बारे में कुछ खास बातें हैं, वो आगे भी आएंगी, अभी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, अभी मैं आपको बता देता हूं। जो एंडोमेट्रियम है ना, जो एंडोमेट्रियम है, ठीक है, यही क्या है, ठीक है, जो पीरियड्स आते हैं, ठीक है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है तब ब्लीडिंग होती है। वो ब्लीडिंग किसकी वजह से होती है, किसकी वजह से होती है, वो होती है जो आपकी एंडोमेट्रियम है ना, ये ब्रेक होती है, ये टूटती है। जो एंडोमेट्रियम है, जो मैं आपको डायग्राम के अंदर वापस लेके चलूंगा, यहां पर ये जो एंडोमेट्रियम है ना, जो एंडोमेट्रियम है, ये क्या करेगी, टूटेगी, यहां से ये ब्रेक हो जाएगी। और ये ब्रेक होकर जब टूटती है तो यहां से ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग होती है किसकी वजह से, एंडोमेट्रियम, जो अंदर वाली परत है वो टूटेगी, ठीक है, ये ब्रेक होगी, ये ब्रेक डाउन होगी, और ये ब्रेक डाउन होगी तो ब्लड आएगा, और वो ब्लड क्या है, वो ब्लड ही यहां से निकलता है, उसी को क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, पीरियड्स आना बोलते हैं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहली बात तो एंडोमेट्रियम की क्या होगी, एंडोमेट्रियम की सबसे पहली बात तो क्या होगी कि भाई इससे क्या होगी, ये ब्रेक डाउन होगी, ठीक है, ये टूटेगी, ब्रेक डाउन होगी, इंग्लिश में लिख देता हूं, ब्रेक डाउन होगी, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ब्रेकडाउन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ये क्या है, ब्रेकडाउन होगी, ठीक है। एक बात तो ये हो गई इसकी, एक फंक्शन तो ये हो गया। दूसरा फंक्शन क्या है इसका, दूसरा फंक्शन क्या है, जब प्रेगनेंसी हो जाएगी, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, उसके बाद में जो अंतरोपण है, जो इंप्लांटेशन है, जो बेबी जो है, जो एम्ब्रियो जो है, वो आकर चिपकेगा कहां पर आकर चिपकेगा, वो आके चिपकेगा एंडोमेट्रियम के अंदर ही आके चिपकेगा, ठीक है। तो क्या है, इंप्लांटेशन, आगे बताएंगे, इंप्लांटेशन जो है वो आगे आएगा, ठीक है। इंप्लांटेशन जो होगा, अंतरोपण जो होगा ना, अंतरोपण जो होगा वो कहां पर होगा, वो भी कहां होगा, वो भी एंडोमेट्रियम के अंदर ही होगा, इसी दीवार के अंदर होगा। वापस डायग्राम के अंदर लेके चलता हूं, आपको दिखाता हूं, ठीक है। इसी लेयर के अंदर, ये लेयर क्या है, ये जो अंदर वाली जो दीवार है, ठीक है, दो परत है, ये टूटती है और इसी से ब्लीडिंग होती है। तो एंडोमेट्रियम जो पहला फंक्शन मैंने आपको बता दिया एंडोमेट्रियम का, क्या कि भाई ये टूटेगी और ब्लीडिंग होगी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, ठीक है। एक तो ये होगा इसका काम। दूसरा काम क्या है, जो बेबी होगा, ठीक है, जो एम्ब्रियो होगा, वो आकर इसी के अंदर क्या है, फंसेगा, इसी के अंदर आकर वो चिपकेगा। तो 2 फंक्शन मैंने आपको बता दिए, इंप्लांटेशन और ब्रेकडाउन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है। अब आपको मैं बता देता हूं मायोमेट्रियम का फंक्शन, ठीक है।
ये मैंने आपको एंडोमेट्रियम का बता दिया, ठीक है, एंडोमेट्रियम के फंक्शन बता दिए। अब मायोमेट्रियम जो है ना, इसका भी फंक्शन है, वो भी आगे आएगा, ठीक है, वो भी आगे आएगा। जब डिलीवरी होती है ना, जब बेबी की डिलीवरी होती है उस टाइम पर कॉन्ट्रैक्शन होता है, उस टाइम पर संकुचन होता है, ठीक है। जब बेबी की डिलीवरी होती है उस टाइम पर संकुचन होता है, गर्भाशय के अंदर संकुचन होगा, वो किसके अंदर होता है? मायोमेट्रियम के अंदर। तो इसके अंदर क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग पार्चुरेशन लिख देते हैं, ठीक है। तो आप हिंदी में भी लिख लेना, ठीक है। तो क्या है? संकुचन होगा, संकुचन होगा, मैं बोल के बता रहा हूं, हिंदी में लिख लेना, ठीक है। संकुचन होगा जब डिलीवरी होगी बेबी की, तब उस टाइम पर संकुचन किसके अंदर होगा? मायोमेट्रियम के अंदर होगा। ये मैंने मायोमेट्रियम का बता दिया, आगे पूछूंगा मैं आपसे, ठीक है। मायोमेट्रियम का बता दिया मैंने, एंडोमेट्रियम का बता रहा हूं आपको वापस, ठीक है। एंडोमेट्रियम का है एक तो ब्रेकडाउन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान क्या है? टूटेगी, ये वो टूटेगी तो क्या है? ब्लीडिंग होगी, ठीक है। और क्या इसका एंडोमेट्रियम का इम्प्लांटेशन, जो अंतरोपण है, ठीक है, जो बेबी है उसका जो इम्प्लांटेशन है वो भी इसके अंदर ही होता है, एंडोमेट्रियम के अंदर ही होता है। तो दोनों परतों के मैंने फंक्शन आपको बता दिए। फिर आगे चलते हैं, बात करेंगे फिर एक्सटर्नल फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया की, ठीक है। अपन सारी चीजें पढ़ ली, अपन ने अंडाशय की बात कर ली, गर्भाशय की बात कर ली, अंडवाहिनी की बात कर ली, सारी बातें कर ली। अब बात कर लेंगे फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया, फीमेल का एक्सटर्नल जेनेटेलिया पढ़ेंगे, उसके बाद में स्त्री जनन तंत्र जो है वो खत्म हो जाएगा। फिर आपको क्या पढ़ना है? oogenesis, अपन को गेमिट बनाना है। अपन ने पहले लेक्चर के अंदर ही बात कही थी, अपन को क्या बनाना है? गेमिट बनाना है, युग्मक बनाना है। मेल का युग्मक तैयार है अपने पास में, स्पर्म दो अपने बना लिए, पहले से बना रखे हैं, ठीक है। लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने स्पर्म बना लिए थे। अब अपन को क्या बनाना है? फीमेल का वाला बनाना है, ठीक है। तो उससे पहले अपन क्या पढ़ लेंगे? फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया पढ़ लेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन क्या युग्मक बनाएंगे और फिर फर्टिलाइजेशन कर देंगे। एक लेक्चर का और है ये चैप्टर, ठीक है। तो ये इसमें अपन पढ़ते हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया, बाह्य जननांग की बात कर लेते हैं। डायग्राम से अच्छे से समझाऊंगा इसको, पहले थ्योरी देख लो, उसके बाद में डायग्राम से बता दूंगा सारी चीजें। तो फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया जो है, बाह्य जननांग जो है, इसके अंदर क्या है, ठीक है। मोन्स प्यूबिस, सबसे पहला पार्ट क्या है? मोन्स प्यूबिस। ये मोन्स प्यूबिस क्या होता है बताऊंगा आपको, डायग्राम से दिखा दूंगा, पहले समझो इसको, ठीक है। मोन्स प्यूबिस हिंदी में इसको जघन सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जघन सेल इसको कहा जाता है, ठीक है। क्या है ये? वसामय उत्तकों के, ठीक है, वसामय उत्तक जो है, फैटी टिश्यू जो है, उनसे ये मिलकर बना हुआ होता है। जो मोन्स प्यूबिस है, जो जघन सेल है, वो किससे बना हुआ है? फैटी टिश्यू से बना हुआ है, ठीक है। वसामय जो उत्तक है उनसे बना हुआ होता है, ठीक है। और ये गद्दी सी होती है, एक क्या है? गद्दी सी होती है, फैटी टिश्यू से बनी हुई है, तो क्या है? एक गद्दी सी है, ठीक है, एक गद्दी सी है, जो त्वचा और जघन बालों से क्या है? ढकी हुई होती है। त्वचा और जो जघन, जो प्यूबिक हेयर्स हैं, उनसे क्या है? ढकी हुई होती है। तो पहला जो एक्सटर्नल जेनेटेलिया के अंदर जो बाह्य जननांग है, ठीक है, फीमेल जो एक्सटर्नल जेनेटेलिया, उसके अंदर मैंने पहला चीज आपको क्या बताई? मोन्स प्यूबिस। क्या बताई? मोन्स प्यूबिस, जघन सेल। जघन सेल क्या होता है? वसामय उत्तकों से बना हुआ होता है, एक गद्दी सी वसामय उत्तकों से बना होता है। तो क्या है? एक गद्दी सी है, और ये त्वचा से और प्यूबिक हेयर से क्या है? ढकी हुई होती है। पहली बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो दूसरा पॉइंट क्या है? लेविया मेजोरा। लेविया मेजोरा को हिंदी में क्या बोलते हैं? वृद्ध भगोष्ठ। क्या बोलते हैं? वृद्ध भगोष्ठ। ये क्या है होता है भाई? ये क्या होता है? ये उत्तकों का मार्शल वलन है। क्या है? उत्तकों का मार्शल वलन, ठीक है, मतलब फोल्ड है। कैसे दिखाऊं आपको? ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। क्या है? ऐसा स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखो, ऐसी संरचना है, ठीक है। ये लेबिया मेजोरा जो वृद्ध भगोष्ठ है, वो कैसा होता है? दो मांसों के वलन है, ठीक है, ऐसे फोल्ड है, ठीक है। दो मांस है वो आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाऊंगा डायग्राम से। फिर आगे बात करें, तीसरा क्या है? लेबिया माइनोरा, ठीक है। ये लेबिया माइनोरा क्या होता है जी? ठीक है, लेबिया माइनोरा क्या होता है? ठीक है, ये भी क्या है? ये भी क्या है? जैसे वृद्ध भगोष्ठ था वैसा ही ये है, ये लघु भगोष्ठ होता है ना, लिखा हुआ नहीं क्या? लघु भगोष्ठ में लिख देता हूं, चलो, वरना बोलोगे इंग्लिश में बता दिया हमें। लघु भगोष्ठ, गलत लिख दिया ना, चलो ठीक है। ये लेबिया माइनोरा क्या होता है? ये भी क्या है? जैसा वृद्ध भगोष्ठ था वैसा ही लघु भगोष्ठ होता है, लेकिन ये किसके नीचे होता है? ये जो वापस बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। लेबिया मेजोरा जो वृद्ध भगोष्ठ है वो कैसा? ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। लेबिया माइनोरा जो है ना, वो भी ऐसा ही स्ट्रक्चर है, लेकिन किसके नीचे होता है? वो लेबिया मेजोरा के नीचे होता है, ठीक है। ये लेबिया मेजोरा जो है वो ऐसा स्ट्रक्चर है। लेबिया माइनोरा जो है ना, वो भी ऐसा ही होता है, वो भी ऐसा ही होता है, लेकिन ये जो लेबिया माइनोरा है वो इस लेबिया मेजोरा के नीचे होता है, ठीक है। दोनों ऐसे होता है, ये ऊपर वाला हो गया, इसी के नीचे क्या है? एक और हो गया, वो क्या है? लेबिया, आपका लेबिया माइनोरा हो गया, लघु भगोष्ठ। डायग्राम से बताऊंगा, चलो आगे आ जाओ।
तो ये भी क्या है, उत्कों का एक जोड़ा वलन होता है, फोल्ड होता है, ठीक है। और यह वृद्ध बगोष्ठ के नीचे स्थित होता है। मैंने आपको बता दिया कि वृद्ध बगोष्ठ जो है उसके ये नीचे होगा, सेम वैसा ही होगा लेकिन उसके नीचे होगा, ठीक है। पेड फोल्ड अंडर, पेड फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर लेबिया मेजोरा, इंग्लिश में मैंने बता दिया आपको, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, ठीक है। 3 बातें बता दी मैंने आपको। चौथी बात बताऊं, हाइमन, ठीक है। हाइमन को हिंदी में बोलते हैं योनि छद, क्या बोलते हैं, योनि छद बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये एक पतली झिल्ली है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दी, एक पतली झिल्ली है जो क्या है, योनि के द्वार को आंशिक रूप से ढके रहते हैं, पूरी तरह से नहीं, आंशिक रूप से, पार्शियली, ठीक है, आंशिक रूप से ढके हुए रहती है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, हाइमन बोलते हैं। और एक चीज बता दूं मैं आपको, ठीक है, एनसीईआरटी में भी लिख रखा है, और ऐसे माना जाता था और कुछ लोग आज भी मानते होंगे, ठीक है। तो ये एक मिथ है कि ब्लीडिंग होती है अगर फर्स्ट टाइम आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो, फर्स्ट टाइम कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो क्या है, ब्लीडिंग होती है, फीमेल को क्या होती है, ब्लीडिंग होती है, ठीक है। अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसको वर्जिन माना जाता है। वर्जिन मतलब कि उसने पहली बार सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है, अगर ब्लीडिंग हुई है तो, ठीक है। और अगर ब्लीडिंग नहीं हुई तो मतलब उसने वो वर्जिन नहीं है, उसने पहले भी सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है वो किया हुआ है, ठीक, ऐसा माना जाता है, ठीक है। क्यों माना जाता है, क्योंकि हाइमन जब फर्स्ट टाइम सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो हाइमन जो है वो ब्रेक होता है, वो टूटता है, ठीक है। वो टूटेगा तो क्या होगा, ब्लीडिंग होगी, ऐसा माना जाता है। लेकिन ये सही, ये रियल में होता है या नहीं होता, तो रियल में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये बात तो सच है, ये बात तो सच है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान हाइमन जो है वो ब्रेक होता है, जब ब्रेक होता है तो ब्लीडिंग होगी, ये बात तो सच है। लेकिन ये बात सच बिल्कुल भी नहीं है कि ये वर्जिनिटी का एक इंडिकेटर है, ये बात सही नहीं है, ठीक है। कि अगर ब्लीडिंग हो रही तभी वर्जिन है, ये बात सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, कुछ फीमेल्स ऐसी हैं, कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद में भी हाइमन जो है वो बना रहता है, हाइमन जो है वो ब्रेक होता ही नहीं, ठीक है। और कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर हाइमन जो है वो ब्रेक हो जाता है, कब, वो अगर मतलब उठते बैठते टाइम भी ब्रेक हो सकता है, ठीक है। जंप कर रही हैं तो भी ब्रेक हो जाएगा, स्कूटी चला रही हैं तो ब्रेक हो सकता है, साइकिलिंग कर रही है, हॉर्स राइडिंग कर रही हैं, ठीक है, तो या फिर स्पोर्ट्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं, ठीक है, तो उसमें भी वो ब्रेक हो जाता है। तो ये क्या है, वर्जिनिटी का इंडिकेटर नहीं है। और बहुत सारे ऐसे कम्युनिटीज हैं, बहुत सारी कम्युनिटीज हैं, इस पर मैंने एक वीडियो भी बना रखा है, ठीक है। वर्जिनिटी इंडिकेटर के नाम से मैंने एक वीडियो बना रखा है। तो बहुत सारी कम्युनिटीज ऐसी हैं, वो क्या करती हैं, शादी के बाद में वो वर्जिनिटी टेस्ट लेते हैं। वर्जिनिटी टेस्ट क्या होता है कि भाई अगर ब्लीडिंग हुई है तो क्या है, उनको व्हाइट क्लॉथ पर जो है ब्लड दिखाना होता है अपने परिवार को, ठीक है, कि भाई वर्जिन है लड़की, जो है जो आप शादी ब्याह कर लाए हो लड़की को, वो क्या है, वर्जिन है, ठीक है। तो वो एक व्हाइट क्लॉथ पर उनको ब्लड दिखाना पड़ता है। ऐसी भी कम्युनिटीज है। तो मैं आपको, अगर आपके दिमाग में भी ये था कि सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हो और ब्लीडिंग हो रही है तो वर्जिन है, ठीक है, गर्ल्स जो है, फीमेल जो है वो वर्जिन है, अगर आपके दिमाग में भी ये थॉट था तो निकाल दीजिए इसको, ये मिथ है, ठीक है। ऐसा ये रियल इंडिकेटर नहीं है वर्जिनिटी का। चलो अब आगे बात करते हैं। फिर बात करते हैं पांचवा, क्लाइटोरिस, ठीक है। क्लाइटोरिस क्या होता है भाई, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भगशेफ, क्या बोलते हैं, भगशेफ। ये क्या है, एक छोटी सी फिंगर जैसी संरचना है, छोटी सी उंगली जैसी संरचना है। और ये होती कहां पर है, जो लेबिया माइनोरा है ना, एनसीईआरटी के अंदर गलत लिख रखा है, वो करेक्ट करा दूं मैं आपको, ठीक है। एनसीईआरटी के अंदर लिख रखा है कि जो वृद्ध बगोष्ठ होगा ना, जो वृद्ध बगोष्ठ होगा उसके ऊपर होगा, वृद्ध बगोष्ठ के ऊपर ये क्लाइटोरिस होगी, ठीक है। तो वहां पर काट के लघु बगोष्ठ कर लो, ठीक है। वो गलत लिख रखा है एनसीईआरटी के अंदर, वृद्ध बगोष्ठ नहीं आएगा, लघु बगोष्ठ आएगा, ठीक है। हिंदी वाले एनसीईआरटी के अंदर गलत है, ठीक है। तो ये लघु बगोष्ठ जो है ना, लघु बगोष्ठ जो है ऐसी स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताई थी, ठीक है। और ये पेन मान लो क्लाइटोरिस है, फिंगर जैसी संरचना है, और ये ऐसे ऐसे होती है, ठीक है, ये ऐसे होती है, ठीक है। ये एस पेन है, इसको क्लाइटोरिस मानो, बगशेफ है, और ये क्या है आपका लघु बगोष्ठ है नीचे, ठीक है। ऐसी स्ट्रक्चर होती है। चलो, तो ये एक छोटी सी अंगुली जैसी संरचना होती है जो मूत्र द्वार के ऊपर, लघु बगोष्ठ के ऊपर मिलन बिंदु के पास होती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया आपको। अब डायग्राम से देखते हैं इसको, डायग्राम से ध्यान से समझना, ठीक है। डायग्राम से सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा, अब ध्यान से देखो।
चलो मैं एक चीज बताता जाता हूँ, साथ साथ में बता दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। सबसे पहले अपने क्या पढ़ा, मोन्स प्यूबिस पढ़ा। सबसे पहले अपने क्या पढ़ा, मोन्स प्यूबिस। मैंने आपको बताया था कि गद्दी जैसी स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो वो कौन सी होती है, वो ये है, ठीक है। वो कौन सी स्ट्रक्चर है, वो ये है, ठीक है। यहाँ पर जो बना रखी है मैंने, ये है। इस पर क्या है, छोटे छोटे बाल होते हैं, ठीक है। मैंने बताया था प्यूबिक हेयर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्यूबिक हेयर बना दिए मैंने। ये क्या है, मोन्स प्यूबिस, मोन्स प्यूबिस, ठीक है जी। अब आगे की संरचना बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, लघु भगोष्ठ, सॉरी वृद्ध भगोष्ठ पढ़ा अपन ने, ठीक है। तो वृद्ध भगोष्ठ बना देते हैं जी। थोड़ी बड़ा बनाता हूं ताकि आपको सही से दिखे। ये क्या है, वृद्ध भगोष्ठ है, ठीक है। लेबिया मेजोरा, वृद्ध भगोष्ठ बना दिया। अब इसके बाद में क्या है, मैंने ऐसा स्ट्रक्चर बताया था कि ये वृद्ध भगोष्ठ है। इसके जस्ट नीचे ही क्या होता है, लघु भगोष्ठ होता है, वो भी ऐसी संरचना है, ठीक है। तो लघु भगोष्ठ बना देते हैं। ये क्या है, लेबिया माइनोरा है, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको बताया क्लाइटोरिस, ठीक है, हाइमन, ठीक है। पहले क्लाइटोरिस की बात कर लेते हैं, जो उंगली जैसी संरचना है, ठीक है। वो कहां पर होती है, मैंने बताया आपको एनसीईआरटी के अंदर गलत लिख रहा है। एनसीईआरटी के अंदर लिख रखा है कि वो वृद्ध भगोष्ठ के ऊपर होती है, लेकिन ना, वो लघु भगोष्ठ के ऊपर होती है। उंगली जैसी संरचना होती है, तो उंगली जैसी संरचना बना देते हैं, ठीक है। यहां पर आएगी वो क्लाइटोरिस जो है, वो यहां पर होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस। उसके बाद में मैंने क्या पढ़ा, हाइमन, ठीक है। हाइमन जो पार्शियली, जो आंशिक रूप से कवर करके रखता है किसको, योनि के जो द्वार है उसको कवर करके रखता है आंशिक रूप से, ठीक है। तो हाइमन की बात कर लेते हैं, ठीक है। योनि छद की बात कर लेते हैं। कलर कौन सा लें, ये चलो ये ले लेते हैं, ठीक है। तो योनि छद की बात कर लेते हैं। तो ये क्या है, आंशिक रूप से क्या है, कवर कर रखा है इसने, हाइमन हो गया, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखा दिए, ठीक है। क्या है, मोन्स प्यूबिस है, ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया मैंने पूरा दिखा दिया आपको बनाकर, ठीक है। ये मोन्स प्यूबिस है, ठीक है। मोन्स प्यूबिस, ठीक है, फैटी टिश्यू से बना हुआ है। यहाँ पर क्या है, फैटी टिश्यू से ये बना हुआ है, ठीक है। इसको थोड़ा मैं और मोटा कर दूं ताकि कब लग दिखे, ठीक है। फैटी टिश्यू से बना हुआ, इस पर क्या है, प्यूबिक हेयर्स प्रेजेंट है, दिख रहा है आपको। उसके बाद मैंने आपको बताया वृद्ध भगोष्ठ, वृद्ध भगोष्ठ आपको ग्रीन कलर के अंदर दिख रहा होगा, ऐसा संरचना है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया लघु भगोष्ठ, लघु भगोष्ठ पिंक कलर के अंदर आपको दिख रहा है, वो भी ऐसी संरचना है, लेकिन किसके नीचे होती है, वो लेबिया मेजोरा के नीचे होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस कहां पर होता है, कहां पर होता है, भग से होता कहां पर है, होता कहां पर है, लेबिया माइनोरा की जो फोल्ड है ना, जो वहां पर मिलता है, उसके जस्ट ऊपर होता है। उंगली जैसी संरचना मैंने आपको यहां पर बनाकर दिखा दी। उसके बारे में मैंने आपको बताया हाइमन, जो योनि छद है, जो योनि के द्वार को आंशिक रूप से कवर करके रखता है, तो ये हाइमन है, ठीक है। ये मैंने आपको पूरा बता दिया, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। दिमाग में बैठा, डायग्राम से आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। चलो फिर आगे चलते हैं। अब बात करते हैं स्तन ग्रंथि की, ठीक है। स्तन ग्रंथि की बातें कर लेते हैं, मेमोरी ग्लैंड की बात कर लेते हैं। तो ध्यान से देखो भाई, ठीक है, ठीक है। तो ये किससे, जो स्तन ग्रंथि है, जो मेमोरी ग्लैंड है, वो किस किस से बना हुआ होता है, वो देखो। तो दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। जो स्तन ग्रंथि है, स्तन ग्रंथि जो है, मेमोरी ग्लैंड जो है, वो दो चीजों से मिलकर बनी हुई होती है। पहली चीज है वो क्या है, ग्रंथिल उत्तक। क्या है, ग्रंथिल उत्तक, इंग्लिश में ग्लैंडुलर टिश्यू। ग्रंथिल उत्तक और किससे, वसा से, फैट से, ठीक है। देखो ग्रंथिल उत्तक जो है, मेमोरी ग्लैंड जो है, वो दो चीजों से मिलकर बनी हुई होती है। एक तो ग्रंथिल उत्तक से बनी हुई है, और एक क्या है, वसा फेट से मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है। ग्रंथिल उत्तक का क्या काम है भाई, ग्रंथिल उत्तक जो ग्लैंडुलर टिश्यू का काम क्या है, मिल्क फॉर्मेशन का, दूध बनाने का काम है, मिल्क फॉर्मेशन। मिल्क कौन बनाएगा, ग्रंथिल जो उत्तक है वो मिल्क बनाएगा, और जो फेट है वो क्या करेगी, सपोर्ट देगी, ठीक है। तो मेमोरी ग्लैंड्स जो है वो किससे मिलकर बने हुए हैं, फेट से, ठीक है, और ग्रंथिल उत्तक से। ग्रंथिल उत्तक का क्या काम है, उसका काम है मिल्क फॉर्मेशन का, और जो फेट है उसका क्या काम है, सपोर्ट देने का काम है, ठीक है। अब ये जो इसका जो पूरा जो सीक्वेंस है वो आपको पता होना चाहिए, जो मेमोरी ग्लैंड का जो पूरा सीक्वेंस है, ठीक है। जो सारी पाइपलाइन है वो सारी मैं बता दूंगा, एक ही ट्रिक में बता दूंगा आपको, तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ठीक है। जो ग्रंथिल उत्तक है, जो ग्रंथिल उत्तक है ना, ठीक है, वो डिवाइड होता है। जो ग्रंथिल उत्तक है वो डिवाइड होता है, उसका विभाजन होता है किसके अंदर, मेमोरी लोब्स के अंदर, ठीक है। जो ग्लैंडुलर टिश्यू है वो डिवाइड होता है मेमोरी लोब्स के अंदर, ठीक है। मेमोरी लोब्स क्या है,
स्तनपालियों के अंदर वो क्या है, डिवाइड होता है। और ये स्तनपाली कितनी होती है, 15 से 20 होती हैं, ठीक है। ग्लैंडुलर टिश्यू वो डिवाइड होता है किसमें, स्तनपालियों में 15 से 20 होती हैं। अभी जो स्तनपाली हैं इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर होती है कूपिका, ठीक है। इनके अंदर क्या होती है, एल्विलाई कूपिका होती है, ठीक है, कंटेंट्स एल्विलाई। अब ये जो एल्विलाई है किसके अंदर खुलती है, ये जो एल्विलाई है किसके अंदर खुलती है, ये खुलती है भैया किसके अंदर, मेमोरी डक्ट के अंदर, स्तन वाहिनी के अंदर। ये किसके अंदर खुलती है, स्तन वाहिनी के अंदर खुलती है। और जो स्तन वाहिनी है वो किसको ज्वाइन करती है, एम्पुला। एम्पुला जहां भी दिखे मतलब चौड़ा भाग होगा, ठीक है, तो एम्पुला के अंदर, ठीक है। उसके बाद में जो एम्पुला वो किससे कनेक्टेड होगा, लैक्टिफेरस डक्ट, दुग्ध वाहिनी से कनेक्ट होगा। और दुग्ध वाहिनी से क्या है, दूध जो है, मिल्क जो है वो बेबी बाहर निकाल लेगा, ठीक है। बात समझ में आई, वापस सुन लो, ठीक है। ये मिल्क का जो है ना, मिल्क का कहां से रास्ता, मिल्क का पूरा रास्ता बताया मैंने आपको। तो मिल्क बनाता कौन है, मिल्क फॉर्मेशन का काम कौन करता है, मैंने आपको बता दिया कि भी ग्रंथिल उत्तक है वो मिल्क बनाता है, ठीक है। अब मिल्क को अपन को तो बाहर निकालना है, बेबी को पिलाना है, ठीक है। तो ग्रंथिल उत्तक जो है इसने मिल्क बनाया, ठीक है। अब वो मिल्क कहां जाएगा, मेमोरी लोब्स के अंदर, स्तनपालियों के अंदर। स्तनपाली कितनी होती है, 15 से 20 होती है, ठीक है। अब स्तनपालियों के अंदर क्या होती है, कूपिका होती है, एल्विलाई होती है, ठीक है। अब ये जो एल्विलाई है वो किसमें खुलती है, वो पाइप जो है वो किसमें खुलती है, मेमोरी डक्ट के अंदर, स्तन वाहिनी के अंदर खुलेगी, ठीक है। स्तन वाहिनी जो है वो किससे जुड़ेगी, तुम्बिका से जुड़ेगी, ठीक है। तुम्बिका से जुड़ेगी और तुम्बिका किससे कनेक्ट होगी, दुग्ध वाहिनी लैक्टिफेरस डक्ट से कनेक्ट होगी और मिल्क जो है वो बेबी बाहर निकाल लेगा। बात समझ में आ गई। अब इसको याद रखने के लिए जो सिंपल सी ट्रिक है वो बता देता हूं मैं आपको, ठीक है। जो सिंपल सी ट्रिक है वो क्या है, ट्रिक क्या है, वो है लाडला, LADALA, ठीक है। कैपिटल वालों का मतलब है, स्मॉल वालों का मतलब नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, एल का मतलब क्या हो गया यहां पर, एल का मतलब क्या है, एल का मतलब, एक मिनट, एल का मतलब क्या है, ठीक है, एल का मतलब है मेमोरी लोब, ठीक है, लोब हो गया। ए का मतलब क्या है, एल्वियोलाई। डी का मतलब क्या है, मेमोरी डक्ट, ठीक है। और फिर ए का मतलब क्या है, एम्पुला। और फिर लास्ट में क्या है, LA आ रहा है, LA का मतलब क्या है, लैक्टिफेरस डक्ट। तो इससे आप पूरा सीक्वेंस जो है ना कि मिल्क जो पाथ, मिल्क का जो रास्ता है वो पूरा याद रख सकते हो इस ट्रिक से, ठीक है। चलो फिर आगे चलते हैं, ठीक है। फिर एनसीईआरटी के अंदर एक लाइन लिख रखी है, वो ध्यान से सुनो। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और जो मेमोरी ग्लैंड्स है, ठीक है, जो स्तन ग्रंथि है और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है, ठीक है, दोनों साथ में क्या है, संरचनात्मक तथा क्रियात्मक रूप से संयोजित होते हैं। दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं, संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से आपस में ये जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। दोनों आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली क्या है, आपस में जुड़े हुए होते हैं। क्यों जुड़े हुए होते हैं, क्यों जुड़े हुए होते हैं, सपोर्ट करने के लिए, टू सपोर्ट, किसको सपोर्ट करने के लिए, ओव्यूलेशन, ठीक है, जो अंडोत्सर्ग होगा, ओव्यूलेशन होगा, उसको करने के लिए, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के लिए, संगर्भता मतलब प्रेगनेंसी, ठीक है, शिशु जन्म और चाइल्ड केयर, ठीक है। तो भाई देखो ओव्यूलेशन कहाँ होगा, ठीक है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वहां पर ही होगा ओव्यूलेशन, ठीक बात है, ठीक है। और जो फर्टिलाइजेशन है वो भी कहाँ होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर होगा, ठीक है। जो प्रेगनेंसी है वो भी कहाँ होगी, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर ही होगी, ठीक है। शिशु का जन्म कहाँ से होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर होगा। अब आप बोलोगे भैया ये फिर मेमोरी ग्लैंड का काम क्या है, मेमोरी ग्लैंड भैया चाइल्ड केयर में हेल्प करेगा ना, ठीक है। बच्चे को दूध कौन पिलाएगा, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड से तो आएगा दूध, ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी, ये बात कर ली अपन ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अपन ने बातें कर ली सारी, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अपन ने पढ़ लिया। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे, यहां तक ही है ये लेक्चर है ना, हाँ। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे क्या, oogenesis पढ़ेंगे, जिसके अंदर अपन ओवम बनाएंगे और फिर फर्टिलाइजेशन करवा देंगे, ठीक है, और फिर प्रेगनेंसी, सारा कुछ अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पूरा हो जाएगा चैप्टर। एक लेक्चर और लगेगा, ठीक है, उसके बाद में जो मानव जनन है वो कंप्लीट हो जाएगा। इस लेक्चर में इतना पढ़ेंगे। जैसा भी लगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक कर देना और सबकी अटेंडेंस मुझे, सबके नाम मुझे दिखने चाहिए कॉमेंट्स के अंदर, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर से कर देना यार, ठीक है, ताकि और भी लोगों तक पहुंच जाए। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।